क्योंकि हिस्सा बंटवारा जब होता है, एक बाप की दो संतानें होती हैं, एक माँ की दो संतानें होती हैं, बंटवारा बराबर होता है। उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया, जब हमारी जरूरत थी हमारा साथ लिया, कुर्सी हासिल कर ली। लेकिन जब हमारा हक देने की बारी आई तो वो बेईमान बन के कुर्सी के ऊपर चिपक के बैठे हुए हैं उनको। लेकिन शायद हमारी किस्मत ही खराब है कि आज सत्ता में, सरकार में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना ही वो बोल पाते हैं। अगर बोलते भी हैं तो वो झूठा साबित होता है। आपने इस साल का जिक्र किया, ये पहला साल होगा जो पूरा हमने धरना प्रदर्शन पे गुजारा है। 22 जून 2022 को हमारा धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था और आज 27 दिसंबर 2023 है। लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और इस पीरियड में जितने भी अधिकारी थे, उच्च अधिकारी थे, सबने झूठे वादे किए। जिसने भी वादा किया वो झूठा साबित हुआ। यहाँ तक कि 2 बार इसी दौरान मनोज सिन्हा जी ने भी वादे किए, 10 सितंबर 2022 को, और एक बार मीडिया कॉन्क्लेव के अंदर भी उन्होंने बोला कि मैंने डेली वेजर के लिए एक कमेटी गठित की हुई है जो इसी माह के अंत तक रिपोर्ट सबमिट करेगी और हम इनका कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन लगभग 1.5 साल होने को आज तक कुछ नहीं हुआ। एक बार 9 मार्च 2022 को जब हम एलजी हाउस, उन्होंने हमें बुलाया था मिलने के लिए, तो तब वो अस्वस्थ थे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर जी हमसे मिले थे। उन्होंने ये कहा था कि बिजली वालों का हमने कर दिया, पीएचई वालों का नंबर है। ना बिजली वाला कोई परमानेंट हुआ और ना ही आज तक पीएचई वालों का नंबर आया। आपने साल का जिक्र किया रिपोर्ट कार्ड का, तो अगर आज ये लोग कोई रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं तो मुझे तो लगता है कि इनको 0/0 नंबर मिलना चाहिए। इन्होंने कुछ नहीं किया आज तक। लेकिन यहाँ पर रविंद्र रैना आपको भाई मानते हैं, परिवार मानते हैं और ये कहते हैं कि ये महज एक संख्या नहीं है बल्कि मेरा पूरा परिवार है। उनको क्या कहेंगे? मैम, रविंद्र रैना 2023 में कितनी याद आई है? मैम, रविंद्र रैना हमारे सगे भाई हैं। वो तो सिर्फ भाई कहते हैं, हम उनको सगा भाई मानते हैं और हम दोनों एक ही माँ के बेटे हैं। शायद उनको भूल गया होगा, पूछना जाके उनको कि हमारी दोनों की माँ एक है। फर्क इतना है कि उनका नाम थोड़ा बड़ा है, रविंद्र लगा हुआ है। उनके नाम में 8 अक्षर आते हैं, मेरे नाम में 4 अक्षर आते हैं, इतना ही फर्क है। लेकिन वो बड़े भाई का फर्ज भूल गए हैं, वो आज बेईमान हो गए हैं। आज उनको ये पता नहीं है कि मेरा छोटा भाई कहाँ पे दर बदर की ठोकरें खा रहा है। भाई वो हमारे सगे हैं, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी तक पहुंचे, एक ऐसा आदमी जो अपने शरीर का त्याग कर सकता है, जिसने अपना शरीर भी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए डोनेट कर दिया, लेकिन सत्ता की भूख इतनी है, कुर्सी की भूख इतनी है, कुर्सी का त्याग वो इंसान नहीं कर पाया और वो ये दावे करे कि ये डेली वेजर मेरे भाई हैं। मुझे लगता है कि या तो उनको भाई बन के दिखाना चाहिए, क्योंकि हिस्सा बंटवारा जब होता है, एक बाप की 2 संतानें होती हैं, एक माँ की 2 संतानें होती हैं, बंटवारा बराबर होता है। उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया, जब हमारी जरूरत थी हमारा साथ लिया, कुर्सी हासिल कर ली। लेकिन जब हमारा हक देने की बारी आई तो वो बेईमान बन के कुर्सी के ऊपर चिपक के बैठे हुए हैं। उनको ये साबित करना पड़ेगा। खाली कहने से भाइयों का रिश्ता निभेगा नहीं। अगर वो मानते हैं कि वो हमारे भाई हैं, उनको साबित करना पड़ेगा कि या तो वो हमारे साथ इंसाफ करें या कुर्सी का त्याग करें। अगर वो शरीर का त्याग कर सकते हैं तो कुर्सी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये अब उनको फैसला करना है, उनको साबित करना है कि वो एलजी मनोज सिन्हा की तरफ झूठ बोल रहे हैं या उनके अंदर कुछ थोड़ी बहुत शर्म हया बाकी है। भाजपा विकसित संकल्प यात्रा निकाल रही है, प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं सबको। भाजपा जम्मू में भी बहुत ज्यादा प्रचार कर रही है। कितना विकसित आपका जीवन हुआ जब से भाजपा की सरकार है? मैम, कौन से विकसित भारत की बात कर रहे हैं, यही समझ नहीं आ रहा। जिस देश की 80 करोड़ जनता, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि मैं 80 करोड़ गरीब लोगों को अनाज मुफ्त दे रहा हूं और 5 किलो वो अनाज देते हैं। जिस देश की 60-65% आबादी 5 किलो मुफ्त अनाज के ऊपर डिपेंड है और उसको विकसित भारत कहना, मुझे नहीं लगता कहीं ये जस्टिफाई है। वो तो विकसित भारत हो नहीं सकता जिसकी 60-65% आबादी 5 किलो अनाज पे डिपेंड है। और वो भारत विकसित कैसे हो गया? विकसित वो होता है जहां 95% आबादी अगर अपने अच्छी जीवन यापन गुजारती हो, उसको कहा जा सकता है कि विकसित भारत है। ये तो सामने सामने दिखता है। वो खुद अपने प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से इस चीज को कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में दे रहा हूं। तो जहां 5 किलो अनाज के लिए लोग वोट देते हैं, अपना इतना कीमती वोट दे देते हैं, तो वो विकसित कहना मुझे नहीं लगता कि वो सही है। चौधरी लाल सिंह ने कभी मुलाकात करने की कोशिश की आपसे कि आपका मसला आगे पहुंचाया जाए, कहा कि सड़क पर आ जाइए आप लोग? मैम, चौधरी लाल सिंह जी ने बिल्कुल अप्रोच किया था। जब हमने 17 अक्टूबर को कंपनी बाग बंद किया
मेरा एक सवाल है चौधरी लाल सिंह जी से, मैंने देखा भी है कई बार इंटरव्यू में, वो बोलते भी हैं कि मैं इनके पास आना चाहता था। भाई हमारे पास क्यों आना चाहते थे हो आप हमारे मंच पे क्यों आना चाहते हो? जब आपके पास अपना एक कैडर है, आपकी एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास अपना कैडर है, आप क्यों नहीं लड़ते? आप अगर आपको डेली वेजर की सपोर्ट चाहिए तो वो डेली वेजर तो चुनाव के वक्त तय करेगा, आप लड़ो तो सही ना। ये लोग सिर्फ सियासत खेलते हैं। चौधरी लाल सिंह जी, ये डेली वेजर का मसला 30 साल पुराना है। चौधरी लाल सिंह जी कितनी देर सत्ता में रहे? मेडिकल मिनिस्टर भी रहे, उसके बाद फॉरेस्ट मिनिस्टर भी रहे, सत्ता में दोनों बार हिस्सेदार थे। तब इनको याद क्यों नहीं आई डेली वेजर की? आज ये मंच ढूंढते हैं। खाली एक चौधरी लाल सिंह की बात नहीं है, हमारे पास उमर अब्दुल्ला ने अप्रोच किया, हमारे साथ हर एक पार्टी जितने भी लोग सत्ता में रह चुके हैं सब ने अप्रोच किया बारी बारी कि हम आपके साथ आना चाहते हैं। हमने सबको कहा कि भाई हमारे पास आने के बजाय आप, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना कैडर होता है, आप प्रोटेस्ट करो ना डेली वेजर के लिए। जब चुनाव आएगा हम तय करेंगे कि किसको साथ देना है। या तो सीधा एलजी साहब के पास जाके मुलाकात करें, मेमोरेंडम दे, बातचीत शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हम यही कहते हैं उनको कि आप हमारे लिए कुछ करो तो सही, फिर हम तय करेंगे कि किसने हमारे लिए लड़ा है, किसने हमारा साथ दिया है। इन लोगों को सिर्फ मंच चाहिए। लाल सिंह जी कहते हैं कि 40,000 या 50,000 लोग आप ले आओ, 1 लाख लोग मैं लाऊंगा। हमें क्या जरूरत है 1 लाख लोगों की? अगर हमारा 50,000 डेली वेजर एक साथ सड़क पे निकल आए तो हमें दूसरे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहीं कमी हमारे डेली वेजरों में भी है और 100% कभी नहीं निकलता। दूसरी बात, मैं लाल सिंह जी से एक बात पूछना चाहता हूं। मैं उनके, विजयंत पठानिया जी आपके ही चैनल पे बोल रहे थे कि ये इन लोगों ने हिम्मत नहीं दिखाई। मैं पूछना चाहता हूं, आपने टोल प्लाजा के लिए बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई, पूरा जम्मू आपके साथ था, जम्मू प्रोविंस आपके साथ था, पूरा जम्मू टोटली बंद था। जो गुज्जर नगर और खड़ीका तालाब का इलाका कभी हमने बंद नहीं देखा, इस एजिटेशन में वो भी बंद था। आपने टोल प्लाजा क्यों नहीं उखाड़ा? आपके साथ तो लाखों की तादाद में लोग थे। हमारे डेली वेजरों को छोड़ दो आप, हमारे 40,000 50,000 डेली वेजर कभी इकट्ठा नहीं होगा, ये हमें पता है। 100% लोग कभी नहीं सड़क पे आ सकते, उनकी मजबूरियां भी हो सकती हैं, कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, दूर के लोग जो है इतना किराया खर्च करके सड़क पे नहीं आ सकते। तो लगता है सियासी रोटियां सेकने आ रहे हैं। बिल्कुल मैम, सबके नीयत में खराबी है। मुझे तो संजय राउत तक फोन आया था, हमारे साथ राहुल गांधी ने भी अप्रोच की थी भारत जोड़ो यात्रा के टाइम पे कि मैं आपके मंच पे आना चाहता हूं। संजय राउत का मुझे डायरेक्ट फोन आया था, मैं आपके पास आना चाहता। क्यों आना चाहते हो भाई? आपके पास अपना अपना कैडर है, आप सड़क पे निकलो ना। जो हमारे लिए सड़क पे लड़ेगा, चुनाव के वक्त हम देखेंगे कि हमारे साथ किसने दिया, हमारे लिए कौन लड़ाई लड़ा है, वो हम तब तय करेंगे। अभी आप ये सोचते हो कि हम यहाँ मंच पे आएंगे, कौन सा लीडर है जम्मू का जो सत्ता में नहीं रहा? जो भी लोग सत्ता में रहे तब उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर आकर के यहाँ पे आके हमारी स्टेज ढूंढते हैं। स्टेज इसलिए ढूंढते हैं कि 5,000 लोग हमारे इकट्ठे होते हैं, वहां पे आएंगे, भाषण करेंगे, भाषण झाड़ेंगे, बस अपनी फोटो खिंचवाएंगे और सरकार के सामने ये साबित करेंगे कि हाँ हम इनको चला रहे हैं। हम वो वाले लीडर नहीं है कि जो आपके इन बहकावों में आएंगे। हमने खुला सबको बोला है, जो हमारे लिए आज लड़ेगा उसका हम पूरा समर्थन करेंगे। हमें बीजेपी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, कांग्रेस के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी लड़ाई है रेगुलाइजेशन की। बीजेपी के साथ भी हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम जो भी उनको आज कहते हैं, जो उनके लिए बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि उन्होंने हमारा हक दबाया है। वो आज हमारा हक दे दें, हम उन्हीं के हैं, उन्हीं की सरकार है, हम सरकारी मुलाजिम हैं। जो भी सरकार सत्ता में होगी हम उसके मुलाजिम हैं, उसके तो हमेशा नौकर कहते हैं ना कि हमारा चीफ मिनिस्टर बना दो, हमारी सरकार ला दो, कैबिनेट में फैसला हो जाएगा। तो वो अभी भी उसी तरह से जा रहे कि सरकार बना दीजिए, सीएम बना दीजिए। नहीं, ये मैम अब वो वाला सौदा नहीं होगा। अब सौदा ये होगा, पहले हमें रेगुलाइजेशन कर दो, आपका सीएम बना देंगे। वो बातें निकल गई, वो बातें बहुत बार हमने देख ली। 2014 में भी यही चीज हमने सुनी थी, हमें एक बार सत्ता में लाओ, हम आप आते ही आपको रेगुलराइज करेंगे। लेकिन आज तक नहीं हुए, 10 साल से सत्ता ही नहीं की है। केंद्र में प्राइम मिनिस्टर इनका, होम मिनिस्टर इनका, राष्ट्रपति इनका, उपराष्ट्रपति इनका, सब कुछ तो इनके पास है, एलजी इनका। अगर आज नहीं कर पा रहे तो ये आने वाले कैबिनेट में कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने खुद कमेटियां बनाई, 5 मेंबर की कमेटी बनाई जिसमें 3-3 पूर्व मंत्री थे, और अपनी ही सरकार से ये फैसला नहीं करवा पाए, अपनी ही सरकार से डेली वेजर को इंसाफ नहीं दिला पाए। हम कैसे विश्वास करेंगे ये लोग सत्ता में आने के बाद हमें याद रखेंगे? अगर आज इनको जरूरत नहीं है तो ये बाद में हमारी जरूरत महसूस करेंगे। अब जो भी सौदेबाजी होगी वो पहले होगी। तो राजनीतिक तौर पर कमर कस ली है, डेली वेजेस ने कमर कसी है 2024 के चुनाव। मैम बिल्कुल, हम भी तैयार हैं, ये आए तो सही मैदान में। हम भी इसलिए, हम क्यों नहीं धरना प्रदर्शन खत्म कर रहे? क्योंकि दूसरी बार मूवमेंट को तेज करने में थोड़ा
मुश्किल आती है, इसलिए इसको चलाएंगे। जब तक इलेक्शन नहीं होगी, इलेक्शन तक तो लड़ेंगे इनके साथ। और बड़ा अभी हमने थोड़ा सा शुरुआत की थी, शपथ ग्रहण के 2-3 जगह हुई तो उन्होंने म्युनिसिपैलिटी की कैंसिल करवा दी। कितनी बार कैंसिल करवाएंगे? कोई बात नहीं, खुला मैदान है, फैसला इनको करना है। हमारा विरोध सहना है या हमारे साथ इंसाफ करना है, ये तय